आपके साथ निकिता और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, जहां पर फिर से हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए तमाम प्रदेश की बड़ी खबरें। तो रुक करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर का, जहां पर आपको बता दें कि जिस तरीके से धर्मांतरण के धंधेबाज छांगुर मामले में लगातार नए पर नए खुलासे हो रहे हैं। मामले में डीजीपी राजीव कृष्ण का बयान, आज फिर से 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। एसटीएफ और एटीएस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, 7 अभियुक्त के खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी जारी। चलिए सीधा रुख करेंगे लखनऊ से। मेरी सहयोगी वर्षा मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं। वर्षा, जिस तरीके से छांगुर मामले में हर रोज नए तार जुड़ रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं, इसी बीच अगर मैं डीजीपी की बात करूं, यहां पर जिस तरीके से राजीव कृष्ण का बयान आया है, उन्होंने कहा है एसटीएफ और एटीएस के कई लोगों को यहां गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 6 राज्यों में 10 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। अपडेट करें। देखिए, क्योंकि छांगुर मामले में निकिता लगातार जांच पड़ताल चल रही है। यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ दोनों लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। लगातार लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है कि छांगुर से किसका कनेक्शन कैसा है। आज फिर छांगुर मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन दोनों लोगों की बात करें तो ये छांगुर के करीबी माने जा रहे हैं। शहाबुद्दीन छांगुर का सबसे करीबी माना जा रहा है, जो उनके भतीजा बताया जा रहा है कि शायद वो उसका भतीजा है। उसके साथ साथ जो एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो भी उनका करीबी बताया जा रहा है। ये लोग मजदूर तबके के लोगों को टारगेट करते थे और उनको पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराया करते थे। पुरुष से लेकर महिलाओं सबका धर्मांतरण कराया जाता था। सोचिए कि किस तरीके से इसका जो सर्च ऑपरेशन है यूपी एसटीएफ लगातार कर रही है और किस तरीके से नए नए तरीके से एक एक लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। यूपी एसटीएफ और यूपी एसटीएफ लगातार सर्च ऑपरेशन के जरिए देख रही है कि आखिर कौन कौन लोग थे, किस तरीके से छांगुर मामले में और अवैध धर्मांतरण कराया गया। क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार इसमें जो आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसमें एक चीज साफ देखने को मिल रहा है कि अवैध धर्मांतरण लगातार जारी था और जारी होने के साथ साथ किस तरीके से पैसों की हेरफेर की जाती थी और पैसे लगाकर लोगों का धर्मांतरण कराया जाता था। तो ये खबर आपको बता रहे हैं धर्मांतरण के जिस तरीके से धंधेबाज छांगुर मामले में नए खुलासे हुए हैं और मामले में डीजीपी रवि कृष्ण का बयान सामने आया है। तो लगातार वर्षा शाही मेरी सहयोगी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। वर्षा, जिस तरीके से आप अपडेट दे रही थी इस पूरे मामले को लेकर के, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही 7 अभियुक्त के खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी जारी हुआ है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें कि छांगुर का जो कनेक्शन था, छांगुर की जो टीम थी वो काफी बड़ी थी। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार उसकी टीम फैली हुई रहती थी, उसको लेकर 7 अभियुक्तों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी जारी किया गया। कई ऐसे लोग हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इस तलाश होने के साथ साथ यूपी एटीएस लगी हुई है कि आखिर इस पूरे मामले में कितने लोग और शामिल है। क्योंकि लगातार जो 2 अभियुक्तों से पूछताछ हुई है, उसमें 7 अभियुक्तों के बारे में और बताया गया है। हर इलाके में कोई ना कोई एक तैनात होता था जो धर्मांतरण कराता था, अवैध धर्मांतरण में उनका साथ देता था। और जिस तरीके से छात्र मामले में लगातार ये देखा गया है कि अवैध धर्मांतरण भी एक मुहिम रहती थी और अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगहों से पैसे आया करते थे, गल्फ कंट्रियों से पैसे आया करते थे। क्योंकि प्रति व्यक्ति को जाति के अनुसार ये पैसे दिए जाते थे और प्रति व्यक्ति को पैसे का लालच देकर के उनका धर्मांतरण कराया जाता था। अभी भी यूपी एटीएस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, देख रही है कि आखिर किस तरीके से इस मामले में जांच पड़ताल और हो सकती है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में और कितने गिरोह हैं जो धर्मांतरण लगातार करवा रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को मिशन स्थिरता के तहत पूरी तरीके से जांच पड़ताल होती है और फिर उसके बाद इस गिरोह को पकड़ा जाता है। अवैध धर्मांतरण मामले में कार्रवाई होती है। तो बिल्कुल जांच पड़ताल लगातार जारी है। लखनऊ से मेरी सहयोगी वर्षा को आप सुन रहे थे। तमाम अपडेट के साथ उन्होंने इस खबर पर पूरी जानकारी दी। बहुत शुक्रिया वर्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। सीधा आगरा लिए चलते हैं आपको, जहां पर आगरा से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश। धर्मांतरण के बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ है।
दो सगी बहनों ने बनाया धर्मांतरण का शिकार। कोलकाता से दोनों बहनों को पुलिस ने फिलहाल बरामद किया और बताया जा रहा है कि ये दो सगी बहनें थी जिनको धर्मांतरण का शिकार बनाया गया। और यहाँ पर ISIS और ISI के कनेक्शंस की भी जांच की जा रही है। करेंगे अब आगरा से मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ मामला है? धर्मांतरण के कई गिरोह यहाँ पकड़े जा रहे हैं। दो सगी बहनों का भी धर्मांतरण कराने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिया उन्हें कोलकाता से। और क्या कुछ है इस खबर पर अपडेट करें। जिस प्रकार से आगरा पुलिस ने खुलासा किया है एक बड़े धर्मांतरण गैंग का 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कि पश्चिम बंगाल, गोवा, उत्तराखंड, उत्तरांचल, दिल्ली, राजस्थान जैसे जो शहर है वहां से इनको गिरफ्तार किया है। अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किए गए 10 लोग। दो बहनें सदर इलाके की रहने वाली है। जो पहली बहन तो पहले कहीं एक लड़की की जालम फंसी और उसके बाद उसका धर्मांतरण करा दिया गया। उसके बाद उसने अपनी जो बहन थी, सगी बहन, उसका भी धर्मांतरण कराया, उसका ब्रेन वॉश किया। दोनों ने अपने नाम बदलकर, जो बड़ी बहन है अमीना 33 साल की और जो छोटी बहन है जोया 18 साल की है, तो दोनों को पुलिस ने बरामद कर लिया। उसके बाद इस गैंग का खुलासा हुआ है। अब लगातार पुलिस की जांच पड़ताल में जुटी है, क्योंकि इनको विदेश से भी फंडिंग होती थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि कनाडा और US से कुछ फंडिंग इनको हुई है। साथ ही आपको बता दें, जिस प्रकार से इनके काफी जो कहेंगे कि पाकिस्तान के जो ISIS संगठन है उसको भी आशंका जताई जा रही है कि वहाँ के भी आतंकी संगठनों के तार जुड़े हो सकते हैं। तो एक बड़ा मामला है, बड़ा खुलासा हो, जिस प्रकार से लगातार ये धर्मांतरण करा रहे थे और उनके गैंग में कई लोग शामिल है, अलग अलग राज्यों में लोग शामिल हैं। और पूरे मामले को लगा आगरा पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, कड़ी लगातार जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हमें पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर का। अलीगढ़ से आपको बता दें, जहां पर AMU तिलक को लेकर के विवाद, धार्मिक भेदभाव और प्रशासनिक उत्पीड़न के आरोप कर्मचारी संघ के नेता पंडित आशीष शर्मा ने लगाए हैं ये आरोप। तिलक लगाने पर आशीष शर्मा को मिल रही धमकियां और आशीष ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अलीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से धार्मिक भेदभाव और प्रशासनिक उत्पीड़न के यहां आरोप लगे हैं और आशीष ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। जैसे आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां AMU तिलक को लेकर के विवाद। चलिए सीधा रुख करेंगे प्रमोद, अलीगढ़ से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, इस पूरे मामले का अपडेट दें, किस तरीके से यहाँ जांच की मांग कराई है और AMU तिलक को लेकर के एक जो बड़ा विवाद यहाँ पर तिलक लगाने को लेकर के खड़ा हो गया है। निकिता, देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवादों से पुराना नाता है। यहाँ विवाद आए दिन नए नए सामने खड़े होते हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम जो तलबाएं तालीम हासिल करते हैं उन लोगों का हो या फिर टीचर्स एसोसिएशन, इसके अलावा जो जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे में वो नया विवाद कोई ना कोई खड़ा कर देते हैं। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के JN मेडिकल कॉलेज में एक हिंदू कर्मचारी है, उसका सीधे तौर पर आरोप है और बेहद गंभीर आरोप है। उसने कहा है कि मैं माथे पर तिलक लगाकर आता हूं, जिसके चलते डिप्टी रजिस्ट्रार जो है वो उसको परेशान कर रहे हैं, फोकस कर रहा है। और सीधे तौर पर उसका आरोप यह भी है, उसने कहा है कि तिलक को लेकर वो लगातार मुझसे एक ही बात कहते हैं कि तिलक की जो तिलक काफी बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखिए, उस व्यक्ति द्वारा आज मीडिया के सामने खुलकर बोला गया है, उसने अपनी बात रखी है। उसका सीधे तौर पर कहना है कि जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी है, वो सीधे तौर पर हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, यानी हिंदू धर्म को टारगेट कर रहा है। ऐसे में अब मैं किसी भी कीमत पर चुप बैठने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री तक से शिकायत दर्ज करानी पड़े। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार हिंदुओं को जो टारगेट करने की खबर थी वो सामने पहले से आती थी और अब इस खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। हालांकि इस मामले को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की, हालांकि वो पूरे मामले को सीधे तौर पर राजनीतिक रंग देने का बात कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में अब हम लोग निष्पक्ष जांच कराएंगे, जांच के बाद जो भी दोषी होगा और उस रिपोर्ट के आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी और अहम बात यह है
ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो है जब 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा था। एएमयू कैंपस में एकता मनाया जा रहा था। इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर यहाँ के तलबा बाकायदा नारेबाजी करते हैं, अल्लाह अकबर जैसे विवादित नारे लगाते हैं। और देखिए ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो है कि यहाँ के 1 दर्जन से अधिक जो छात्र तालीम हासिल कर रहे थे वो लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुए, बाकायदा सलाखों के पीछे। बावजूद अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कार्रवाई करना भी उचित नहीं समझा, यानी उन छात्रों को बर्खास्त कर दिया जाए। तो सीधे तौर पर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की जहनियत आप समझ लीजिए कि जो भी यहाँ का तलबा दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ आसानी से कार्रवाई नहीं होती। तो कहा ये मुझे कहने में यह भी कोई गिरेज नहीं है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं या जिम्मेदार लोग हों वो हिंदुओं को कहीं ना कहीं वो टारगेट करते हैं, हिंदुत्व को टारगेट करते हैं, जिसके चलते अब उस कर्मचारी को लगातार परेशान किया जा रहा है और तिलक को लेकर परेशान निकता किया जा रहा है। जी प्रमोद को आप सुन रहे थे जो लगातार इस पूरे मामले पर अपडेट दे रहे थे। प्रमोद आप हमारे साथ बने रहिएगा। अलीगढ़ से ये अगली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां YIDA के नाम पर एक बड़ी कह सकते हैं करोड़ों की धोखाधड़ी सामने आई है। हालांकि धोखाधड़ी करने वाले गैंग पर पुलिस का एक बड़ा एक्शन। 40,000 स्क्वायर मीटर जमीन को किया गया कुर्क और गैंग के 3 लोगों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई। तीनों ने धोखाधड़ी से किसानों की जमीन हड़पी। फिर से रुक करेंगे प्रमोद का। मेरे सहयोगी अलीगढ़ से लगातार मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रमोद, फिर से एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है जहां पर धोखाधड़ी से किसानों की यहां बड़ी जमीन हड़प ली गई है। अपडेट करें। निकिता, देखिए अलीगढ़ जिस तरीके से एनसीआर में आया है तो जमीनों के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं। ऐसे में देखिए टप्पल इलाका यानी यमुना एक्सप्रेसवे से जो सटे हुए इलाके हैं, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है, उड़ानें बहुत जल्द वहां से शुरू होने वाली हैं। तो उस इलाके के जो तमाम माफिया हैं वो पूर्ण तरीके से सक्रिय हो गए और लोगों को धोखाधड़ी करके जमीन बेचने का जो काम है वो लगातार जारी है। ऐसे में देखिए अलीगढ़ पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ भूमाफिया जो नोएडा से ताल्लुक रखते हैं और उनके खिलाफ 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो लोग लोगों को सीधे तौर पर ठगी का काम कर रहे हैं, किसानों को बेवकूफ बनाकर उनकी जमीनों को गलत तरीके से बेचा जा रहा है। अब जानकारी जैसे ही अलीगढ़ पुलिस को हुई, एसएसपी संजीव सुमन ने बाकायदा एक टीम का गठन किया। और टीम केवल ऐसे ही नहीं, टीम जो गई थी, पुलिस के जो अफसर थे वो सादा वर्दी में गए, वहां जाकर जो माफिया थे माफियाओं से बात करते रहे। तो ये सीधे तौर पर पहली जांच में ही ये साबित हो गया कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए 3 जो माफिया थे उन माफियाओं के खिलाफ अलीगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हालांकि इन लोगों के खिलाफ पहले से 3 दर्जन से अधिक मुकदमे बताए जा रहे हैं। अब इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है और पुलिस पूरे मूवमेंट यानी जो माफियाओं द्वारा कमाई गई संपत्ति थी उसे कुर्क कर लिया गया है। इसके अलावा लगभग 600 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी जिसको लेकर इन लोगों ने ठगी की थी, उस संपत्ति को सीधे तौर पर कहा जाए फ्रीज कर दिया गया है। तो अलीगढ़ पुलिस देखिए माफियाओं के खिलाफ अब बिल्कुल एकदम सख्त नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बताते चले आजमगढ़ सीधे लिए चलते हैं आपको, जहां आजमगढ़ से ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीज ने खुद लगाया सिलेंडर और स्वास्थ्य व्यवस्था जो वहां चल रही है उनका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। स्थिति ऐसी है कि लगातार कंप्लेंट्स के बावजूद भी सुधार का कोई नामो निशान नहीं। आजमगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल। चलिए सीधा रुक करेंगे अब आजमगढ़ से। मेरे सहयोगी अतुल मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अतुल, क्या कुछ मामला है, जिस तरीके से बदहाल व्यवस्थाएं बताई हैं, सिचुएशन इतनी खराब है और वीडियो वायरल होने पर जो पूरा ये सारी चीजें हैं उसको उजागर होकर के सामने आई हैं, और क्या कुछ मामला है, किस तरीके से सिचुएशंस खराब है हॉस्पिटल में, अपडेट करें।
जी, जैसा कि आपको बता दें, आजमगढ़ का स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में रहा है। अभी ताजा वाकया आज सुबह का है कि एक व्यक्ति जो राजीव यादव नामक वहाँ पे एडमिट था, उसको न तो कोई वहाँ अटेंडेंट था स्वास्थ्य विभाग का देखने के लिए, न तो कोई था। यहाँ तक कि ऑक्सीजन तो उसके पास नहीं था। उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी। जब ऑक्सीजन को उसको तलब लगी तो यहाँ तक कि बेड से नीचे उतर के जमीन में बैठ करके ऑक्सीजन का मास्क लगा के ऑक्सीजन लेता हुआ पाया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि लगातार जो है वो ऑक्सीजन मास्क लगा के जमीन में बैठा हुआ ले रहा है, जबकि लगातार जिलाधिकारी आजमगढ़ इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हिदायतें देते रहते हैं। जबकि जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार जब आजमगढ़ चार्ज लिए, सबसे पहला काम उनका यह था कि स्वास्थ्य विभाग को चल के उन्होंने चेक किया था और स्वास्थ्य विभाग को हिदायतें दी थी। लेकिन आजमगढ़ में कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग लापरवाही की चरम सीमा पे है। कभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है, कभी स्ट्रेचर की प्रॉब्लम आती है, कभी जो है एम्बुलेंस को धक्का लगाने काम होता है। और यही कारण है कि सरकार जो है हमेशा आजमगढ़ में आड़े हाथों आजमगढ़ की जनता लेती है कि सरकार कुछ नहीं करती आजमगढ़ में। लेकिन ये बता दूं आपको कि स्वास्थ्य विभाग हमेशा सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए आजमगढ़ में तत्पर रहता है। और इसी को देखते हुए ताजा वाकया आज देखने को मिला कि जब हमने एसआईसी से बात किया तो एसआईसी का कहना था कि हॉस्पिटल की गोपनीयता को भंग किया गया। अब आप ये बता दें कि हॉस्पिटल में क्या चीज गोपनीयता होती है। अगर कोई मरीज को अटेंडेंट नहीं है हॉस्पिटल का देखने के लिए, तो उसको किसी ने अगर वीडियो बना लिया तो कहां से गोपनीयता भंग हो गई। अब एसआईसी ये कह के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हॉस्पिटल की गोपनीयता को भंग किया जा रहा है ये वीडियो बना के। अगर आप ऐसा काम ही क्यों कर रहे हैं, आपके स्टाफ ऐसा काम करते तो ये गोपनीयता भंग होती ही नहीं। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल कि यहाँ पर ये देखा जाए कि गोपनीयता भंग हो रही है या वहाँ के हालात बताए जाएं। बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। कानपुर सीधे लिए चलते हैं आपको, जहाँ पर कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, शराब के पैसे ना देने पर मारपीट हुई। छात्र को पीटने और पिस्टल तानने का पूरा आरोप। दरोगा समेत 10 पुलिस वालों पर हुआ केस दर्ज और कोर्ट के ऑर्डर्स पर नवाबगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज। पीड़ित छात्रा ने की सुरक्षा की मांग। तो यहाँ पर शराब के पैसे ना देने पर मारपीट हुई, छात्र को पीटने और साथ ही पिस्टल तानने का आरोप। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जिस तरीके से हमने आज आपको रूबरू कराया प्रदेश की कई बड़ी खबरों के साथ, कल फिर से हाजिर होंगे लेकर के अपनी स्पेशल बुलेटिन रिपोर्ट का। फिलहाल अभी के लिए इजाजत दें और देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।